मानस श्रृंखला में आज का विषय मन और ग्रंथियां। हमारा जीवन ग्रंथियों में बंधा हुआ चलता है। शरीर ग्रंथियों के सहारे चलता है तथा बुद्धि मन में अनेक गांठें पड़ी होती है। व्यवहार भी इन्हीं के कारण उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। जहां जहां गांठें खुलती जाती है, जीवन में सुख का आभास होने लगता है, सहजता आती है। ग्रंथियों का भी अपना एक तंत्र जाल होता है। हमारे शरीर में भी ग्रंथियों का जाल है और बुद्धि या मन के भीतर भी। यही कारण है कि भावों का परिवर्तन मन में होता है और शरीर सक्रिय हो जाता है। शरीर की ग्रंथियां भी मन के साथ कार्य करती है। मन के आवेग, आवेश और मूर्छाएं इन ग्रंथियों को हरकत में लाते हैं। इनमें भिन्न भिन्न मात्रा में रसायन पैदा होने लगते हैं और हमारे शरीर में अनेक प्रकार के प्रकंप पैदा हो जाते हैं। मन और बुद्धि साथ साथ रहते हैं, अतः मन का संकेत किया जा रहा है। वास्तव में ये सारे ग्रंथि में ऊहापोह बुद्धि के व्यापार हैं। जीवन में ग्रंथि तंत्र को समझ लेना ही अनेक गुत्थियों से मुक्त कर सकता है। दिन भर अनेक लोग मिलते हैं, अनेक कार्य संपादित होते हैं, अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनके कारण हमारी धड़कन चढ़ती और उतरती रहती है। गुस्सा भी आता है, नफरत हो सकती है, प्यार आ सकता है, किसी को मारने तक की सोच सकते हैं। क्यों होता है ये सब? क्या कभी हम इनको समझने का प्रयास करते हैं? क्या ये अपने आप ठीक हो सकते हैं? शरीर में ऐसा क्या हो जाता है कि सहसा इसका व्यवहार बदल जाता है? यहां तक कि बुद्धि भी अलग तरह से कार्य करने लग जाती है। ये सारे कार्य हमारी ग्रंथियों के हैं। शरीर विज्ञान के क्षेत्र में इस ग्रंथि तंत्र पर अनेक कार्य हुए हैं और हो भी रहे हैं। प्रत्येक मुख्य ग्रंथि से अनेक प्रकार के रसायन शरीर में बनते रहते हैं। इनकी मात्रा का निर्धारण तो ग्रंथि करती है। रसायन की आवश्यकता का संदेश बुद्धि से प्राप्त होता है, मस्तिष्क से प्राप्त होता है। भौतिक मस्तिष्क शरीर की भौतिक आवश्यकताओं के अनुरूप संदेश देता है, वहीं बुद्धि भावनात्मक धरातल पर यह कार्य करती है। इसीलिए चिंता और भय जैसे नकारात्मक भाव सदा इन ग्रंथियों को प्रभावित करते रहते हैं, रोग पैदा करते रहते हैं। इन ग्रंथियों को हमारी शास्त्रीय भाषा में चक्र अथवा ऊर्जा केंद्रों के नाम से वर्णित किया गया है। हमारी भाषा में आज भी इनके कोई अन्य नाम प्रचलन में नहीं है। शरीर शास्त्र के अंग्रेजी नाम ही व्यवहार में काम आते हैं। अंग्रेजी विद्वानों ने भी इन चक्रों का अध्ययन किया है और इन पर पड़ने वाले भावनात्मक प्रभावों का वर्णन सामने आया है। सप्त धातुओं से निर्मित इस शरीर में 7 बड़े प्रमुख चक्र हैं। ये सातों मूल ग्रंथियों से संबद्ध है। रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार है, जो एड्रिनल ग्रंथि कहलाता है और रीढ़ की हड्डी तथा गुर्दे के कार्यों से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र गोनाड ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। प्रजनन संस्थान के कार्य संचालन में इसकी भूमिका होती है। नाभि पर मणिपुर चक्र पैंक्रिया कहलाता है। ये आमाशय, यकृत और स्नायु संस्थान को प्रभावित करता है। अनाहत नामक हृदय चक्र को थाइमस कहते हैं। रक्त संचार वेगस नाड़ी के कार्यों से जुड़ा है। कंठ में विशुद्धि चक्र है, जो थायराइड के नाम से प्रचलित है। भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र, पिट्यूटरी और सिर पर सहस्रार चक्र पीनियल ग्रंथि से जुड़े हैं। यह हमारी ज्ञानेंद्रियों का संचालन करता है। ध्यान योग में इन्हीं केंद्रों पर ध्यान करने की बात सिखाई जाती है तथा इनको संतुलित रखने का अभ्यास कराया जाता है। इसका अर्थ है विभिन्न ग्रंथियों से होने वाले स्रावों का संतुलन बनाए रखना। शरीर शास्त्र में केवल उन्हीं रसायनों की बात होती है जिनका स्थूल शरीर की गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। ध्यान योग में उन रसायनों अथवा प्रभावों की बात प्रमुख है जिनका प्रभाव मन पर पड़ता है, भावनाओं पर पड़ता है और व्यक्तित्व को निर्मल बनाने में उपयोगी होता है। चूंकि ये सभी केंद्र हमारे आभा मंडल से जुड़े होते हैं, अतः इनका बाहरी वातावरण से सीधा संपर्क रहता है। बाहर से ऊर्जा लेकर शरीर में वितरण करना और शरीर में बची हुई ऊर्जा के मलयुक्त अवशेष को बाहर भेजना इन केंद्रों के माध्यम से होता है।
ये ऊर्जा स्थूल शरीर से गुजरती हुई सूक्ष्म शरीर अथवा प्राण शरीर में प्रवेश करती है। हमारे कारण शरीर और स्थूल शरीर के संचालन का सेतु सूक्ष्म शरीर है। कारण शरीर में भावना से लक्ष्य बनते हैं। प्राण शरीर की गतिविधियां इसी से तय होती है, दिशा तय होती है, परिणाम स्थूल शरीर में अभिव्यक्त होते हैं। भारतीय योग दर्शन के अनुसार सभी रोग विशेषकर भावजन्य हमारे कारण शरीर में उत्पन्न होते हैं, जो ग्रंथि तंत्र को प्रभावित करते रहते हैं और कालांतर में शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। दूषित भावनाओं का पोषण भी रोगों का निमित्त बनता है। ऐसे रोगों का उपचार इन्हीं केंद्रों को संतुलित करके ही किया जा सकता है। भावनाओं की चिकित्सा नहीं होती, भावनाओं का मूल भी हमारा अन्न होता है। जिस भाव से अन्न लाया जाता है और खाया जाता है तथा जिस प्रकार का अन्न शरीर में जाता है, वो हर स्तर पर हमारे ग्रंथि तंत्र को प्रभावित करता है। अन्न से रस, रक्त आदि सप्त धातुएं बनती हैं। अंत में मन का पोषण होता है। इस मन में अन्न के अनुरूप ही भावनाएं उत्पन्न होती है। वे फिर ग्रंथि तंत्र को प्रभावित करती है। क्रोध, घृणा, हिंसा, द्वेष जैसे भावों को दूषित अन्न ही जन्म देता है। इनका प्रभाव हमारी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायनों पर होता है। रसायनों का अनुपात बदलते ही शरीर में असंतुलन दिखाई देने लग जाता है। आज अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां प्रचलन में हैं। इनमें से अधिकतर हमारे शरीर तंत्र को संतुलित करने का कार्य करने लगी है। रेकी, चुंबकीय चिकित्सा, आभामंडलीय चिकित्सा, रंग चिकित्सा, मणि रत्न चिकित्सा आदि सभी हमारे संतुलन की दिशा में कार्य करती है। यूं तो आयुर्वेद का भी मूल त्रिदोष संतुलन ही है। खेद का विषय है कि एक और आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ रहा है। दूसरी ओर चिकित्सक स्वयं इस पर शोध करने से कतराते हैं। वे स्वयं अनुभूत योग तैयार करना ही नहीं चाहते। निदान के लिए भी आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। शरीर के अलावा अध्यात्म के शेष 3 धरातलों से उनका परिचय ही नहीं होता। ये सृष्टि स्वयं में एक बड़ा ग्रंथि बंधन है। जिस प्रकार अनेक ग्रंथियों को खोलने के बाद आत्मा दिखाई पड़ती है, वैसे ही अनेक ग्रंथियों से हमारी पुनर्जन्म व्यवस्था बंधी हुई है। अनेक ग्रंथियों को हम नित्य खोलने के प्रयास में लगे होते हैं। इनसे मुक्त होने का एक मार्ग है मर्यादा, संयम। साधारण स्तर की दिनचर्या हो, मन निर्मल बना रहे। ईश्वर के प्रति आस्था की यही उपयोगिता है। स्वर्ग कहीं नहीं है। आस्था से पैदा होने वाला समर्पण भाव हमें इन ग्रंथियों के बीच स्वर्ग का अनुभव कराता रहता है। हम सुख के साथ निरोग रहते हुए अपना जीवन काल पूरा कर सकते हैं। ग्रंथि के बिना सृष्टि भी नहीं होती, क्योंकि माया या कर्म जो कि सृष्टि का मूल है, वह केवल 4 क्षण का जीवन लेकर आता है। प्रथम क्षण में कर्म की उत्पत्ति, द्वितीय क्षण में ठहराव, तृतीय क्षण में अन्य कर्म की प्रतीक्षा। यदि सहचारी दूसरा कर्म आ गया तो प्रथम कर्म का उसके साथ ग्रंथि बंधन हो जाएगा। यदि नहीं आया तो चतुर्थ क्षण में कर्म नष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए किसी नदी का रूप समझा जा सकता है। नदी में हम केवल प्रवाह देखते हैं, किंतु अनेक जल बिंदुओं का एकत्र संगठन ही तो प्रवाह का मूल है। वहां प्रथम जल बिंदु दूसरे जल बिंदु से मिल जाता है, तब प्रवाह बनता है। यही विचार सृष्टि के सब पदार्थों में किया जा सकता है। सृष्टि प्रवाह में ग्रंथि 2 प्रकार की होती है, एक भावना प्रधान, एक वासना प्रधान। ज्ञान का संस्कार जो मन में पड़ता है उसको भावना कहते हैं, और कर्म का संस्कार जो मन में पड़ता है उसको वासना कहते हैं। संसार में प्राय वासना रूप ग्रंथियों का ही बाहुल्य रहता है, और वह कर्मजाल से कभी जीव को बाहर नहीं होने देती। भावनात्मक ग्रंथियां जीवन में कल्याण कारक होती है। वे क्रमशः आनंदमयी धारा की तरफ खींच ले जाती है। सारा संसार सुख चाहता है, किंतु भ्रांतिवश वासना भाव में फंसा हुआ विषयों के सेवन रूप सुख में ही प्रवृत्त रहता है, और उनको सेवन करते करते संपूर्ण जीवन बिता देने पर भी पूर्ण शांति में सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। बाहरी भाव में व्यवहार प्रक्रिया में विवाह के समय पति पत्नी का जो ग्रंथि बंधन होता है, वह एक व्यावहारिक रीति होते हुए भी शुद्ध भावना में होता है। भावना के अतिरिक्त उस ग्रंथि बंधन के विषय में
और अन्य सोचा ही नहीं जा सकता।